अब हम जब स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स इस टॉपिक को, तो सबसे पहले आपको ये बता दूं, नाउ टुडे वी आर एंटरिंग अनदर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम पार्ट 3 में एंटर कर रहे हैं जिसको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, और इसके लिए आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक के आर्टिकल्स हमें देखने मिलते हैं। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के, जैसे कि आज आपको पूरे याद हो गए हैं, आपको याद हो गए 1 से लेके 4 तक के आर्टिकल्स जो है ये पार्ट 1 में थे, 5 से लेके 11 तक के जो आर्टिकल थे ये पार्ट 2 में थे, और हम कहेंगे कि 12 से लेके जो 35 तक है वो पार्ट 3 में रहेंगे। आपको मैं बताता हूँ, आपको जो आर्टिकल्स याद रखने ज़रूरी है उसको पहले हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे, बाकी हम इधर उधर पूरे पढ़ेंगे पॉलिटी को जिस तरह से पढ़ना चाहिए। तो हमें 51A तक तो पूरे सीक्वेंस में पढ़ना है, यानी पार्ट 4A तक हम पूरे सीक्वेंस में जाएंगे। बाद में आपको पूरे आर्टिकल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 51A तक पूरे याद रहने चाहिए, 1 से 51A तक। बाद में जो मैं बताऊँगा वही आपको याद रखने, तो फिर उसको हम अलग तरीके से पढ़ेंगे, तो उसको पढ़ने का एक अलग तरीका होता है। तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में आते हैं, एंड देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स एट प्रेजेंट। आपको ये बता दूं कि आज इंडिया में 6 फंडामेंटल राइट्स है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए, और उसके पहले इंडिया में 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, जिसमें से एक राइट टू प्रॉपर्टी था। राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट होता था, आज उसे यहाँ से डिलीट कर दिया है फंडामेंटल राइट से, और उसको उठा के एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 300A। तो आज आपके पास सिर्फ 6 ही फंडामेंटल राइट्स है। तो चलिए 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से उसके पहले हम देख ले कि ओरिजिनली कौन कौन से थे। सबसे पहले आता है राइट टू इक्वालिटी, जो 14 से 18 आर्टिकल तक आता है। 12-13 को छोड़ के हम आगे जब बढ़ते हैं तो फंडामेंटल राइट्स आपके शुरू होते हैं 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी, 19 से 22 तक राइट टू फ्रीडम। Third fundamental right is right against exploitation, that is 23 and 24. Another fundamental right is right to freedom of religion, that is 25 and 28, 25 से 28 तक. Cultural and educational rights, that is 29 to 30. Right to property, that is 31, repealed. Right to constitutional remedy, that is article 32. आज हमारे पास right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights and right to constitutional remedies, इतने हमारे पास 6 fundamental rights है। पहले आपके पास एक और हुआ करता था जिसका नाम था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी इसको रिपील कर दिया गया है, इसको डिलीट कर दिया गया है। नाउ 6 फंडामेंटल राइट्स आर देयर एंड आर्टिकल 31 हैज बीन रिपील्ड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ ईयर 1978। 44th अमेंडमेंट एक्ट के जो 1978 में गवर्नमेंट ने चेंज किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको डिलीट कर दिया गया है और उसको आज लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12। पार्ट 12 में उसे 300A में डाल दिया गया है, जो कि लीगल राइट एक है जिसको कहा जाता है राइट टू प्रॉपर्टी। ओरिजिनली आपके पास 7 थे, एट प्रेजेंट आपके पास 6 फंडामेंटल राइट्स है। ये कुछ एक इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन थी अबाउट फंडामेंटल राइट्स, जिसमें आपने देखा कौन से पार्ट में आता है, आपने देखा कौन से आर्टिकल आते हैं, आपने देखा कि कितने राइट्स है और आपने देखा कि कौन कौन से राइट्स हैं। अब हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स के। फीचर्स की अगर बात करूं तो अच्छे से एक एक फीचर को समझते हुए चलिएगा और समझते हुए आगे बढ़िएगा। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सम आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन व्हाइल सम टू फॉरेनर्स एंड लीगल पर्सन्स ऑल्सो। सो ये सिटीजनशिप में भी मैं आपको बता चुका था कि सिटीजन्स जो उनके पास तो ऑल फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल, बट फॉरेनर्स के लिए सम राइट्स आर अवेलेबल। ऐसा नहीं कि फॉरेनर्स के लिए कोई भी फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं है, उनके लिए भी अवेलेबल है। तो वो कौन कौन से हैं ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, तो उसको हम आगे तो पढ़ेंगे ही, बट अभी फिलहाल आपको ये बता दूँ कि लीगल पर्सन यानी कौन। लीगल पर्सन यानी फॉर एग्जांपल मैंने कोई ABC नाम की कंपनी ओपन की, इस कंपनी को मैंने कंपनीज एक्ट के चलते रजिस्टर किया, रजिस्टर करने के बाद ये कंपनी खुद पर्सन बन जाएगी, ये याद रखिएगा। और अभी अगर X नाम का पर्सन मेरे कंपनी के ऊपर केस डालना चाहता है तो ये इसके ओनर के ऊपर केस नहीं डालेगा, ये डायरेक्ट इस कंपनी के डालेगा, यानी कंपनी चलेगी X वर्सेस ABC कंपनी। जैसे आप देखते हो कहीं लिखा है कि इंडियन ऑयल कंपनी के ऊपर केस डालिए, तो वो एक खुद पर्सन बन चुकी है, ये होता है ना। तो ये सब चीज़ें होगी, तो लीगल पर्सन यानी कंपनीज और ये सब जो है इनके लिए भी कुछ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल होते हैं। यानी मैं ये बोलूँगा कि कुछ फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन के लिए है, तो कुछ फॉरेनर्स के लिए और लीगल पर्सन्स के लिए भी हैं। सिटीजन्स के लिए पूरे हैं, फॉरेनर्स के लिए और लीगल पर्सन्स के लिए कुछ कुछ ही होते हैं। ये पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट होने के साथ साथ अब इसमें मैं एक और चीज़ आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन से राइट्स फॉरेनर्स के लिए हैं और कौन कौन से इंडियंस के लिए। सिटीजन्स के लिए तो सभी अवेलेबल है, आपको पता है। तो मैं आपको एक ही चीज़ बता देता हूँ
कि फंडामेंटल राइट्स जो फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल है वो कौन कौन से हैं। याद रखिएगा, आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 के बाद आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28 इतने फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल है। इनको छोड़ के बाकी पूरे इनको छोड़ के नहीं, इनको पकड़ के पूरे सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। फॉरेनर्स के लिए इतने अवेलेबल है ना। तो इनके नाम क्या क्या है ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, बट आपको अगर और भी इजीली याद रखना है तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि फॉरेन यानी ये कहीं पे लिख के रख लीजिएगा फिलहाल रफ में कहीं। तो हम जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो मैं आपको पूछते हुए चलूंगा कि क्या ये फॉरेनर के लिए अवेलेबल है, तो आपको बोलना है हाँ या ना। तो यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर दो, आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 इतने राइट्स अवेलेबल है फॉरेनर्स के लिए और पूरे अवेलेबल है इंडियन सिटीजन्स के लिए। अब अगला, इनको एब्सोल्यूट नहीं कहा जाता बट क्वालिफाइड कहा जाता है। एब्सोल्यूट का मीनिंग होता है जिनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं वो। तो फंडामेंटल राइट्स ऐसा मत समझिए कि कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, मुझे अगर फ्रीडम दे दिया इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, देयर आर सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो एब्सोल्यूट का मीनिंग होता है कि विदाउट रेस्ट्रिक्शंस, बट इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन होने के कारण इसे एब्सोल्यूट नहीं तो इसे क्वालिफाइड कहा जाता है। तो ये है दूसरा पॉइंट जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। इसको सिर्फ इतना याद रखिएगा कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्वालिफाइड है। नेक्स्ट, अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ स्टेट। आर्बिट्ररी यानी जो मन में आया वो, आर्बिट्ररी है ना। सो अपने डिस्क्रिशन से कुछ भी करने का जो पावर अधिकार होता है, जो स्टेट के पास राइट है, वो यहाँ पे उसके ही अगेंस्ट है। स्टेट कैन नॉट डू एनीथिंग, state have to consider the fundamental rights while taking any action. That's why they are available against the arbitrary action of state fundamental rights. ये हम यहाँ कह सकते हैं, यानी स्टेट को कुछ करने से रोकते हैं वो होते हैं फंडामेंटल राइट्स। सम आर निगेटिव एंड सम आर पॉजिटिव। निगेटिव है यानी अथॉरिटी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं, स्टेट को कुछ करने से मना कर रहे हैं। जैसे स्टेट को बोल रहे कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, स्टेट को बोल रहे कि आप लोगों को यानी हम जैसे आप वो बोल रहे कि इक्वालिटी देना ही पड़ेगा, अनइक्वल ट्रीट नहीं कर सकते। जस्ट लाइक दैट they put certain limitations on the authority. That's why some are negative and some are positive because they confer the special privilege on a person. तो कुछ लोगों को इससे स्पेशल कुछ राइट्स मिले हैं, इसलिए ये पॉजिटिव भी है। तो सम आर नेगेटिव एंड सम आर पॉजिटिव, ये हम यहाँ कह सकते हैं। और उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं दे आर जस्टिशिएबल इन नेचर। जस्टिशिएबल यानी किसी को भी फंडामेंटल राइट नहीं मिला तो वो सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में जा सकता है, यानी मैं बोल सकता हूँ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कोर्ट में वो जा सकता है वॉयलेट करने पे। इसीलिए कहा जाता है कि ये जस्टिशिएबल है। जस्टिशिएबल यानी आपको जो फंडामेंटल राइट्स दिए अगर आपको वो नहीं मिले देन यू कैन मूव द कोर्ट्स फॉर देयर एनफोर्समेंट, है ना, इफ दे आर वॉयलेटेड। तो इसको कहा जाता है जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल के साथ मैं ये बोलूँगा कि दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट। यानी अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ, देखिए दो जो आपके नॉर्मल राइट्स है और जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें एक डिफरेंस ये भी है कि फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होने पे आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, जबकि नॉर्मल राइट्स वॉयलेट होने पे आपको शुरुआत आपकी हाई कोर्ट या फिर किसी अदर कोर्ट से करनी पड़ेगी जो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है। बट सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जाना है तो आप फंडामेंटल राइट्स के केस में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। बट इसका मीनिंग ये नहीं कि आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, यू कैन ऑल्सो मूव द हाई कोर्ट, यानी आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, बट आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं फंडामेंटल राइट वायलेट होने पर। उसके अलावा आपको ये बता दूं कि ये परमानेंट नहीं है। ये परमानेंट इसीलिए नहीं है कि इनको पार्लियामेंट रिपील कर सकता है, पार्लियामेंट इनको चेंज कर, जैसे आप देख रहे हैं राइट टू प्रॉपर्टी को बदल दिया पार्लियामेंट ने, तो पार्लियामेंट चेंज कर सकता है, पार्लियामेंट कैन रिपील। बस बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं करना है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर बताया। आगे हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बट सिर्फ आपको ये बता दूंगा कि ये परमानेंट नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। दैट विल बी डिपेंड ऑन द पार्लियामेंट्स अमेंडमेंट।
उसके बाद मैं ये कहूँगा कि सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, जैसे नेशनल इमरजेंसी लग गई ये सब सस्पेंड हो जाएंगे। स्कोप ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड बाय 31A, B, C। तो 31A और 31B और 31C जिसको हमें अलग से पढ़ना है, ये तो बहुत कम लोगों को पता है। बताता हूँ आपको, ये जिसको पता चल गया उसका तो बहुत मज़े हो गए। ये तो आपको मैं बहुत इजीली इसको समझाने वाला, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। 31A, 31B, 31C जो है ये रेस्ट्रिक्शन डालता है हमारे फंडामेंटल राइट्स पे। तो ये कैसे रेस्ट्रिक्शन डाल रहा है इन तीनों के, ये तीनों फंडामेंटल राइट्स पे, ये विल स्टडी वाइल स्टडिंग दिस आर्टिकल्स 31A, 31B, 31C। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे कि देयर एप्लीकेशन टू आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री, पुलिस, इंटेलिजेंस आर रेस्ट्रिक्टेड और अब्रोगेटेड बाय 33। आर्टिकल 33 पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को आर्म फोर्सेस वालों पे अप्लाई नहीं करने का भी कुछ प्रोविजन ला सकते हैं। अब आर्म फोर्सेस वालों को अगर फंडामेंटल राइट्स देने लग गए, वो बोलने लग गए कि हमको भी राइट टू लाइफ होना, तो वो बोलेंगे हम बॉर्डर पे हमें ऐसा क्यों रखा जा रहा है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, हमें भी डिग्निटी के साथ रहने का अधिकार है, हम नहीं रहेंगे बॉर्डर पे, हमको भी अच्छे बेड होना, हमको भी अच्छे रेस्पेक्टफुली रहना है वहाँ पे बॉर्डर पे, नहीं तो ऐसे एरियाज में रहना है। तो फिर कैसे आप देंगे उनको रहने? वो बोलेंगे राइट टू लाइफ होना, हमको बिल्कुल प्रोटेक्ट कीजिए हमारे लाइफ को। कैसे करेंगे? इसीलिए जो आर्म फोर्सेस होते हैं उनके लिए अप्लाई करना है या नहीं, पैरामिलिट्री वालों के लिए, पुलिस वालों के लिए, इंटेलिजेंस एजेंसी वालों के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इनके लिए रेस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं। पार्लियामेंट इन फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है इन सब के लिए। आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को ये पावर देता है। आर्टिकल 34 ये भी बोलता है कि अगर किसी भी जगह पे, किसी भी स्टेट में अगर मार्शल लॉ लग गया यानी मिलिट्री रूल लगा दिया गया है, तो वहां पे इनको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स को अप्लाई होने से रोका जा सकता है जब तक मार्शल लॉ शुरू है। फॉर एग्जांपल समझिए कहीं AFSPA लगा हुआ है या कहीं पे मिलिट्री रूल मार्शल लॉ लगा है, तो वहां पे फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। बहुत सारे डायरेक्टली एनफोर्सेबल है, जैसे राइट टू इक्वालिटी डायरेक्टली एनफोर्सेबल है, भाई मुझे इक्वालिटी मिलेगी ही, नो रेस्ट्रिक्शन, नो डिस्क्रिमिनेशन वाला भी डायरेक्टली। बट कुछ कुछ ऐसे हैं जिनको सिर्फ पार्लियामेंट का लॉ ही उन्हें एनफोर्स कर सकता है, तो आपको ये आगे भी पता चलेगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसके लिए लॉ बनाने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट पर, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं। और फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ये पार्लियामेंट ही बना सकता है, ऐसा आर्टिकल 35 कहता है। द लॉ मेड ओनली बाय पार्लियामेंट, नॉट बाय स्टेट लेजिस्लेचर। अगर स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बनाने लग जाए फंडामेंटल राइट्स को लेके, तो क्या होगा बताइए, क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कॉन्फ्लिक्ट होगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। यूनिफॉर्मिटी होगी नहीं। ये अगर मैं यहाँ पे कर्नाटक में जा रहा हूँ तो अलग सा मेरे लिए फंडामेंटल राइट है, महाराष्ट्र में अलग है, गुजरात में अलग है, हरियाणा में अलग है, यूपी में अलग है, फिर कैसा क्या होगा देश का? तो एक जैसा रखना है तो फंडामेंटल राइट्स जैसी चीज़ों को तो पार्लियामेंट के पास ही रखना पड़ेगा। इसलिए पार्लियामेंट का ही पावर है उन राइट्स पे जिनको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट, जिसके बाद हम डायरेक्टली आर्टिकल्स को शुरू करने वाले हैं। तो एक बार बता दीजिएगा, आपके सामने फीचर्स है तो क्विकली एक बार इन सबको देख लीजिएगा, एक बार नज़र डाल लीजिए सब पे, और किसी में कोई डाउट होगा तो जल्दी ही पूछ लीजिए मुझे। तो देखिए यहाँ से, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? नेशनल इमरजेंसी यानी जब इंडिया में इमरजेंसी लग जाती है, नेशनल इमरजेंसी जब सेंट्रल गवर्नमेंट इमरजेंसी लगाती है, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स आपके लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। तो वो कौन से होते हैं, कौन से नहीं, दैट वी विल स्टडी इन डिटेल इन नेशनल इमरजेंसी टॉपिक। बट इतना भी याद रख लीजिएगा कि ये सस्पेंड हो जाते हैं, फिर आपके पास फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है? हाँ, एब्सोल्यूट का मीनिंग होता है कि विदाउट रेस्ट्रिक्शन, बट रेस्ट्रिक्शन जिसके ऊपर डालेंगे उसको क्वालिफाइड कहा जाता है। और हमारे फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्शन डालेंगे, जैसे आपको पता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट आप कुछ भी तो नहीं बोल सकते है ना, कुछ चीज़ें हैं जिस पे रेस्ट्रिक्शन है, इसीलिए ये क्वालिफाइड है। ठीक है, थैंक यू। ओके, सो ये हो गया। इसके बाद यहाँ ये तीन पे कोई डाउट रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें आर्टिकल ही है, तीनों अलग से पढ़ने ही है। ये बहुत, हाँ यस, ओके। जस्टिशिएबल यानी हम ये कह सकते हैं कि वॉयलेट, है ना, व्हेन द फंडामेंटल राइट्स आर वॉयलेटेड देन यू कैन मूव द कोर्ट, उसको कहा जाता है जस्टिशिएबल। ठीक है? और एनफोर्सिएबल यानी जो डायरेक्टली
अप्लाई ही एनफोर्स नहीं हो रहे हैं जब तक कोई लॉ नहीं बनाया जाता। यानी कोई एक चीज़ है, जैसे कि वहाँ पे कोई कहा होगा, एक एग्जांपल ले लेते, जैसा मैंने अभी कुछ कहा कि एक कोई चीज़ है जो हो सकती है, बट वो होने के लिए लॉ बनाना पड़ेगा पहले, तभी वो हो सकता है। उस लॉ में लिखना पड़ेगा कि कैसा हो सकता है कैसा नहीं, उसको कहा जाता है एनफोर्सेबल। जिसको लॉ बना के अप्लाई करा सकते हैं उनको एनफोर्सेबल कहा जाता है। और कोई भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करने पे आप कोर्ट में जा सकते हैं, उनको एनफोर्सेबल जस्टिशिएबल कहा जाता है। ठीक है, यस, ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे एक मैं एग्जांपल बताता हूँ इन्फोर्सेबल का, कि जैसे अगर कहीं पे लिखा होगा कि मेरी या फिर हम कहेंगे कि मुझे खाना खाने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा लिखा है, बट इसके लिए कोई लॉ बनना चाहिए। अगर खाना खाने के लिए हमने अगर रोका आपको किसी ने, तो उसको 5 साल की सजा दी जाएगी, वो हो गया इन्फोर्सेबल। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर? हाँ, यस, चलिए। हाँ, एग्जाम्पल ऐसा कि फंडामेंटल राइट में ये लिखा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा है कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो भैया अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकता मैं, तो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने पे होगा क्या, ये तो लिखना पड़ेगा, तो उसको एनफोर्स करना पड़ेगा। एंड फॉर एनफोर्समेंट हमें अनटचेबिलिटी से रिलेटेड कोई लॉ बनाना पड़ेगा कि अनटचेबिलिटी ये होती है, इसको जो प्रैक्टिस करेगा उसको इतने साल की सजा मिलेगी। ठीक है, तो वो हो गया एनफोर्सेबल। ठीक है, कोई चीज़ें हाँ डायरेक्टली अप्लाई नहीं होती, उनको एनफोर्स करना पड़ता है बाय मेकिंग लॉज, और लॉ बनाने का अधिकार ओनली पार्लियामेंट के पास है, ऐसा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं एक एक आर्टिकल। सो एक बार अभी अब बहुत बड़े इसमें जाने वाले हो आप, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में, तो आप लोगों की एक बार आवाज़ मुझे सुना दीजिएगा। क्या हम आर्टिकल 12 से 35 पे जाएं? यस, या चलिए, अच्छी लगी आपकी आवाज़ सुन के, अच्छा लगा, अब और एनर्जी आ गई, इसलिए मैं एनर्जी लेते रहता हूँ आपकी आवाज़ सुन के। अब आप लोगों की आवाज़ आ गई, मेरे अंदर एनर्जी आ गई, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग बहुत पॉजिटिव लोग हो। तो पॉजिटिव जो लोग होते हैं उनसे पॉजिटिव एनर्जी ही आती है, और एनर्जी आ गई है। अब अच्छे से और पढ़ाई की जाएगी आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक के आर्टिकल्स की। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 ये कहता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। मैंने आपको पहले ही बताया, आर्टिकल आपके जो फंडामेंटल राइट्स है वैसे देखा गया तो 14 से शुरू होते हैं, और जो पार्ट है पार्ट 3 वो 12 से शुरू होता है। तो 14 से फंडामेंटल राइट्स शुरू होते हैं, और आप लोगों के लिए 32 तक ही है, और 33, 34 या 35 ये कुछ और चीज़ों के लिए है। तो आपके लिए ये ज़रूरी है, बट वहाँ पे ये दोनों भी है, ये तीनों भी है, इसलिए हमें ये दोनों, ये तीनों और ये बाकी लोग, इन सबको पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए हम एक एक को पढ़ते हैं। तो अभी हम फिर से जो शुरुआत करेंगे, वो जो शुरुआत हमें करनी है, दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम, हम कहेंगे आर्टिकल 12। सो आर्टिकल 12 से शुरुआत करेंगे। आप लोगों की बहुत अच्छे से आवाज़ भी सुन ली है मैंने, और हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बेसिक तो पढ़ ही लिए, पार्ट 3 ये सब, और हमने फीचर्स पढ़ लिए हैं। नाउ विल स्टडी आर्टिकल 12। अब अच्छे से सिंपल, माइंड को खाली। मैंने आपको हर बार हर टॉपिक के वक्त यही बताया है कि अपने माइंड को एक तरह से आपको एकदम ब्लैंक करना है। अब ब्लैंक कर लिया है तो आ जाइए, अब एक एक चीज देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 12 कहता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। सो स्टेट की डेफिनेशन क्यों पढ़ी जा रही है, वाई वी आर स्टडिंग द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, या फिर वाई द डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज गिवन अंडर आर्टिकल 12? बिकॉज जब आप कोई भी फंडामेंटल राइट पढ़ोगे तो वहां पे स्टेट का नाम आएगा। द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ, या फिर द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, है ना। ये सब जो चीजें कही जा रही है अंडर द स्टेट, ये सब स्टेट है कौन जिसका नाम स्टेट लिया जा रहा है? हु इज द स्टेट? तो स्टेट कौन है ये बताने का काम आर्टिकल 12 करता है। हमको लगता है कि स्टेट सिर्फ इंडिया है, तो आप लोगों को एक बेसिक सा सवाल कि स्टेट सिर्फ इंडिया है? यस बोलिए, सिर्फ इंडिया स्टेट है? गवर्नमेंट भी स्टेट है? क्या गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय भी स्टेट है? यस, यस। आज आप कल जाके आईएएस बन जाओगे तो क्या आप स्टेट बन जाओगे? यस, वेरी गुड, पहुंच गए आप तक चीजें। जो व्यक्ति गवर्नमेंट से जुड़ा है या जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है उनको स्टेट कहा जाता है, बात खत्म। यानी गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया स्टेट है, यानी एमपीज। तो हम कह सकते हैं नरेंद्र मोदी जी स्टेट है?
तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? यस, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी भी स्टेट है? वाई? वो भी, यस, बिकॉज ही इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यस, ही इज ऑल्सो स्टेट। जितने भी लोग पार्लियामेंट या गवर्नमेंट से जुड़े हैं सभी लोग स्टेट है। उसके अलावा आपके स्टेट के सीएम वो भी स्टेट है, आपके स्टेट के मिनिस्टर्स वो भी स्टेट है, आपके स्टेट के एमएलए वो भी स्टेट है। तो आपके स्टेट के गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग वो भी स्टेट है। ये सब स्टेट है, ये लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो ये जितने फंडामेंटल राइट्स है जहां स्टेट नाम आया उसमें समझ जाएगा ये सब लोग आते हैं। उसके अलावा जो लोकल अथॉरिटीज होती है जैसे म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत, इसके जो लोग हैं वो भी स्टेट है। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की कंपनीज है वो कंपनीज भी स्टेट है, जैसे LIC, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हाँ 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 हाँ, ऐसा है। अभी अगर हाँ, तो अभी अगर गवर्नमेंट उसके जो डिसइन्वेस्टमेंट करके अगर गवर्नमेंट के शेयर उसमें से 50% से कम हो गए तो वो स्टेट नहीं रहेगी। तो अगर जिस कंपनी में गवर्नमेंट के 51% से ज्यादा शेयर है वही स्टेट कहलाएगी। यानी हम ये कह सकते BSNL स्टेट है। अब आपसे मैं सवाल करता हूं, अब आपको सब चीजें पता चल गई। अब आप यस और नो बोलेंगे। अभी आपके सवाल। चलो, BSNL, क्या एयरटेल स्टेट है? नो। ICICI? नो। SBI? SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? यस, वेरी गुड। IAS ऑफिसर? या फिर हम कहेंगे जो आपकी TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है, उसके चेयरमैन स्टेट है? नो। वेरी गुड, आपको पता चल गया। प्राइवेट वाले नहीं, गवर्नमेंट वाले पूरे स्टेट है। बस इतना ही याद रखना। इसमें 4 चीजें लिखी है, एक इंडिया के बारे में, एक स्टेट्स के बारे में, एक लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में, और एक बाकी गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में। तो उसमें पूरे, इसलिए मैं एक डेफिनेशन आपको बहुत सिंपल तरीके से याद रखने बोलता हूँ। और सिंपल तरीका हमारा यही है कि आपको क्या याद रखना है कि कौन कौन स्टेट है, बस बात खत्म हो गई है पे। तो आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट आप सबको क्लियर हो चुकी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 13 पे। आर्टिकल 12 जैसे क्लियर हो आपको इजी वे में, वैसे 13 इजी वे में क्लियर करा के देता हूं। आर्टिकल 13 ऐसा कहता हो कि ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। अब याद रखिएगा, अब यहां पे फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 आप लोगों के लिए। अगर ये 14 से 32 के ऊपर कोई पार्लियामेंट में लॉ बताया, मैंने आपको बताया था पार्लियामेंट किसी भी चीज पे लॉ बना सकता है, बिकॉज पार्लियामेंट ये सुप्रीम है, सोवरिन है, बट सुप्रीम जो है वो जुडिशियरी है। अब अगर आर्टिकल कोई भी आपका वॉयलेट किया जा रहा है लॉ बना के पार्लियामेंट के द्वारा, देन जुडिशियरी उसे वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, ऐसे लॉ को बंद करा सकती है। अब सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे वहां पे लिखा है राइट टू इक्वालिटी, और पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया एक ही दो तीन लोगों के लिए, और बोला सिर्फ इनके लिए ही ये रहेगा, ये स्पेशल राइट्स। तो ऐसा करने पे बाकी लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा आर्टिकल 14 वायलेट किया, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसीलिए हमें इसमें क्या मिलना चाहिए? तो इसमें हमें कुछ ना कुछ, एक तरह से हम बोलेंगे कि क्या हम कहेंगे कि जस्टिस मिलना चाहिए। सो जस्टिस यहाँ पे मिल सकता है। यानी ऐसा लॉ जो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, इसके ऊपर अगर पार्लियामेंट लॉ बनाता है, ऐसी चीज़ों के ऊपर अगर गवर्नमेंट लॉ बनाते हैं, तो उसे जुडिशियरी नल वॉइड डिक्लेयर करके ऐसे लॉ को बंद करा सकती है। अब एक और एग्जाम्पल कहीं पे ये, हाँ पूछ लीजिए। चेक एंड बैलेंस खुद जुडिशियरी कर सकती है, बट अगर जुडिशियरी अगर नहीं कर रही है उसके ऊपर खुद, तो आप भी एक लिटिगेशन फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो फाइल अ केस, या फिर जुडिशियरी जो होती है बाय इज ओन, वो यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, अगर नहीं की तो यू कैन ऑल्सो फाइल अ सूट। ठीक है, यस, पार्लियामेंट भी कर सकता है, अपोजिशन कैन डू द वर्क।
है ना। पोजीशन इसका काम कर सकता है, मीडिया कर सकता है, लोग कर सकते हैं, जुडिशियरी तो करता ही है, तो ये सब चीज़ें कोई भी कर सकता है हम, है ना। तो ये एक है आर्टिकल 13। अब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिएगा, आर्टिकल 13 ये क्लियर हुआ, तो इसके नीचे वाली चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एम्बिट 13 क्लियर, चलिए एम्बिट में आते हैं। अब ये लॉ कौन से, तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो परमानेंट लॉ है जो पार्लियामेंट ने एनैक्ट किए हैं या स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, ऐसे लॉ के ऊपर जुडिशियल, बट आपको एक बता देता हूँ, इसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, बट जुडिशियल रिव्यू ये वर्ड कहीं भी यूज नहीं किया है आर्टिकल 13 में। आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इसको ही जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, बट जुडिशियल रिव्यू ये वर्ड कहीं भी यूज नहीं किया है। अब ये पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया उसके ऊपर लिया जा सकता है, या फिर ऑर्डिनेंसेस जो बनते हैं उसके ऊपर। ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी लॉ होता है जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल सिर्फ आपको ये बता दूं कि एक टेम्पररी लॉ जिसको प्रेसिडेंट बना सकते हैं या फिर गवर्नर बना सकते हैं। थोड़ी सी आइडिया तो मैं आपको इसके बारे में दे चुका हूं। 6 months, यस, वेरी गुड, मैक्सिमम पीरियड इज 6 months। उसके अलावा स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट, स्टैट्यूटरी का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं। स्टैट्यूटरी यानी, यस बताइए, स्टैट्यूटरी यानी लॉ से, वेरी गुड, लॉ से पास होकर जो चीज़ें बनाई है वो, जैसे कि कुछ ऑर्डर गवर्नमेंट के, कुछ बाय लॉज, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन, कुछ नोटिफिकेशन, इनके ऊपर भी रिव्यू लिया जा सकता है। और कुछ चीज़ें जैसे नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज जैसे कस्टम या फिर यूसेज जिसको लॉ का फोर्स हो। अब कोई कस्टम जिसको लॉ का फोर्स हो। अब मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या इंडिया में ऐसा लॉ है कि अपने मंदिर में जाने के पहले चप्पल निकालनी चाहिए? आपसे पूछ रहा है कोई लॉ ऐसा? इज देयर एनी लॉ? नहीं, बिल्कुल ऐसा लॉ नहीं है। बट अगर इसी कस्टम को गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया कि चलिए, अभी ऐसा कस्टम नहीं है, कुछ लोगों ने चप्पल पहन के जाना शुरू कर दिया मंदिर में, गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसे कैसे जा रहे, तो लोगों ने बोला कि ऐसा कोई लॉ नहीं है जो हमें रोक सकता है, तो आप हमें कैसे रोक सकते? गवर्नमेंट बोले ठीक है, पास करो लॉ, बना दो इस कस्टम को लॉ। ऐसी चीजों को भी उसके ऊपर भी रिव्यू लिया जा सकता है। आज ऐसा लॉ नहीं है क्योंकि लोग ऐसा करते नहीं है। देखिए, सब लोग हर एक की चीज़ों को रेस्पेक्ट करते हैं और आपने रेस्पेक्ट करनी चाहिए अगर ऐसा लिखा होगा। देखिए कैसा है कि काफ़ी जगह पे चर्च जो होते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा हर जगह पे, बट काफ़ी जगह जो ओरिजिनली जो चर्च का आज भी कल्चर फॉलो कर रहे हैं, वो वहाँ पे जूते निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। शुड नॉट रिमूव योर शूज़ वाइल एंटरिंग द चर्च। बट अगर एक क्रिश्चियन, अगर जो कोई क्रिश्चियन रहेगा, वो अगर that person wants to enter a temple, और हम कहेंगे कोई दरगाह लाइक दैट और गुरुद्वारा, so you have to remove his shoes और जो भी उसके फुटवेयर है वो, क्योंकि that is the custom of that religion and we should respect all the culture and all the religions in our country। तभी तो हम यूनिटी के साथ रह सकते हैं। हाँ, इसके ऊपर रिव्यू लिया जा सकता है, जस्ट लाइक दैट साबरीमाला केरला वाला, वो उसके ऊपर भी तो वो कस्टम जो चला आ रहा था, इसके ऊपर भी रिव्यू कर सकते हैं, है ना। तो उसको फोर्स ऑफ लॉ यानी टेम्पल अथॉरिटी उसके ऊपर लॉ ये कर रही थी खुद का, और नीचे लिखा होता है बाय लॉ, ऐसा लिखा होता है कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख के, ऐसी चीज़ों पे भी रिव्यू लिया जा सकता है। यस।